हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आप रेगुलर वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो गाइस आपको पता होगा कि हम लोग अभी जो जीएस 2 के जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसका हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी यानी कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के फिलोसॉफिकल पार्ट है उसे हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस इस फिलोसॉफिकल पार्ट में हम लोग अभी प्रियम्बल कर चुके हैं। प्रियम्बल के बाद हम लोग अभी प्रस्तावना के बाद संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कर चुके हैं। एंड गाइस अभी हमारा जो आज थर्ड यूनिट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, यहाँ पे पीओक्यू देख लेते हैं। अभी हम लोग प्रियम्बल कर चुके हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी। उसके बाद ये वाला सेक्शन कर चुके हैं और आज हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी करेंगे। ठीक है, ओके। तो गाइस लुक, यहाँ पे क्वेश्चन अभी है ना 71st बीपीएससी का एक क्वेश्चन पेपर है मेंस का, देख रहे हैं 2026 वाला। ठीक है, एंड इसमें ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ पे यानी कि अभी जो हमारा बीपीएससी का इवॉल्विंग जो ट्रेंड है ये यही बता रहा है कि अभी अब हमारा जो बीपीएससी है केवल अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इसके जो अथवा में था ये भी करेंगे कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि या कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या संवैधानिक राष्ट्रवाद में कोई समानांतर रेखा है। ठीक है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप सिंपल बेसिक पढ़ के आओगे, केवल टू द पॉइंट वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आओ तो इसे 38 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो फिलोसॉफिकल पार्ट है उसे भी हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है एक जो नैतिकता जो है इस मतलब प्राकृतिक सेंटिमेंट नहीं है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, इसको विकसित करने की जरूरत है। मतलब कि यह धीरे धीरे इवॉल्व होता है। मतलब होता है ना कि जो हम जिंदगी में सीखते हैं एक्सपीरियंस से, वो हमें एक दिन में नहीं सीखते, हम धीरे धीरे सीखते हैं और उसके साथ इवॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन, एक तो पहला वाला सेक्शन हो गया, इस कथन के आलोक में संवैधानिक नैतिकता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, इतना हो गया। मतलब कि इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट जो दिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट नेचुरल सेंटिमेंट बट हैज टू बी कल्टिवेटेड। एंड गाइस ये जो है ना कोट जो है ये हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा दिया गया था, उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये बोला है कि ये ऊपर वाला सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा इवॉल्व हुआ है। क्वेश्चन समझ गए? तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये कोट है। सबसे पहले तो आप लोग थीम समझ गए, मैं जैसे डिकोड कराता हूँ उससे पहले डिकोड कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। फिर उसके बाद जो है ना कंटेंट, कंटेंट से समझेंगे। पूरा हिंदी में भी कंटेंट है, इंग्लिश में भी थे, तो दोनों कंटेंट समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नेचुरल सेंटिमेंट है बट हैज टू बी कल्टिवेटेड, मतलब कि कैसे कल्टिवेट हुआ है ये हमें बताना है। ठीक है, इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज, हमारा कमांड वर्ड क्या है, क्रिटिकली एनालाइज। एंड गाइस अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गाइस लुक, या तो आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, तो क्रिटिकली एनालाइज है मतलब कमांड वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको दोनों तरफ की बातों को रखना है, इसकी अच्छाई भी बतानी है, बुराई भी बतानी है, और उसको वे फॉरवर्ड भी देना है, कंक्लूजन भी लिखना है, इंट्रो भी लिखना है। एंड वैसे तो 38 मार्क्स का है, तो आपको 5 पेज का, मैं जैसे 6 पेज मिलता है बट मैं बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे 5 पेज का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ना वहाँ पे हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 पेज है, 10 पेज आप वहाँ पे लिख लोगे अगर आपके पास कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है जो प्रोपाउंडेड बाई सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कैसे जजमेंट से ये इवॉल्व हुआ है। क्वेश्चन समझ गए? अब पहले हम मतलब जो हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन पेपर आता है, मैं इसको अब डिवाइड करेंगे। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना पूरा में इंट्रो रहेगा। ठीक है, उसके बाद बॉडी आएगा। देखिए 2 पार्ट में बताया हूँ, 38 मार्क्स में दो दो पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, तो एक पार्ट में इसको आधा आधा कर लेंगे। देखिए ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो दिमाग में डर बैठा है ना कि 5 पेज कैसे लिखा जाएगा, उस डर को खत्म करना ही मेरा जो ये पर्पस है। ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर है यहाँ पे कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन आप नीचे 6ठा पेज में भी ले जा सकते हैं। सही ये है ना कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नहीं है कि यहाँ तक ही आपको करना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे वे फॉरवर्ड। एंड गाइस मैं माउस से लिखता हूँ तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि पहले अपना राइटिंग सुधारो, ठीक है। तो मेरा तो राइटिंग सुधरा हुआ है, माउस से इतना अच्छा थोड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे वो फॉरवर्ड लिखना है, ठीक है। हो गया। अब इंट्रो हो गया। अब बॉडी का पार्ट में बता देता हूँ। फिर उसके बाद कंटेंट रीड कर लेंगे एंड फिर उसके बाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे बॉडी लिखेंगे, हैज टू बी कल्टिवेटेड, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे, चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इंट्रो लिखेंगे, ठीक है। आधा पेज में हमें ये पहला वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन मोलरिटी है और उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे कि इसके कितने कितने डायमेंशंस हैं, है ना। इसका यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा इसका इम्पोर्टेंस लिख देंगे। इस अगेन मैं माउस से लिख रहा हूँ तो ये मत बोलना कि, ठीक है, इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कैसे जुडिशियली, ये तो सबसे पहले जुडिशियरी है ना, यही तो करती है, हम अभी देखेंगे कंटेंट में। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से कैसे, तो आपको केस लॉस भी लिखना है। लोग बोलते हैं ना बिना रटे भाई रटना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखना है, यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। अब हम कंटेंट पढ़ेंगे, फिर मैं कंटेंट जैसे जैसे बताते जाऊंगा वहां से लिखना है, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है, लुक लुक, अभी मान लीजिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि जाओ 5 रुपए की अच्छी वाली सब्जी लेते आना, मार्केट से चलो 10 रुपए की सब्जी लेते आना अच्छी वाली, तो ठीक है। आप गए, आप सीधा क्या किए कि 5 रुपए वाले अच्छी वाली सब्जी बोले, अच्छी वाली सब्जी कौन है, तो आप कोई बोला अच्छी, ये अच्छी वाली सब्जी है, वो लेकर चले आए। बट आपकी मम्मी डांटती कि भाई ये अच्छी नहीं है। थोड़ा क्वालिटी देखा जाता है, थोड़ा रेट भी देखा जाता है, जज किया जाता है कि रेट कौन सा सही है, एक दो दुकान में घुमा जाता है कि कौन अच्छा है, तो यही है, ठीक है। देखिए ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, बट उसको है ना, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा किया जाता है, ये है ना, ये मेन है, ठीक है, मतलब मोरलिटी है। देखिए हमारे हमारे बी आर अम्बेडकर जी ये बोले थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों का इंटेंशन कैसा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का समझ गए, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, संवैधानिक नैतिकता, यही है कि जो है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसको एक कोर नेचर समझना। मान लीजिए हमको है कि लोगों की रेस्पेक्ट करो, ठीक है, बस इतना लिख दिया गया। अब लोगों का रेस्पेक्ट मतलब कैसे, केवल थोड़े कि अच्छे लोगों की, गोरे लोगों को रेस्पेक्ट करो, जो फॉरेन से आते हैं उनको रेस्पेक्ट करो, इंडियन को हेट करो, थोड़े है, ठीक है। तो देखिए ये जो वर्ड है, ये सबसे पहले जॉर्ज ग्रोट, मतलब इंट्रो में है ना, इंट्रो में इतना लिखा जाएगा, इंट्रो में इतना कंटेंट से आपको बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगी, इसको 2 पेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे कि द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी coined by the historian George Grote and famously introduced to the Constituent Assembly by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर के दृष्टिकोण से संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे विकसित किया जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा था ना, विकसित किया जाता है। और हमें यह समझना होगा कि हमारे लोगों को अभी इसे सीखना है। भारत के लोकतंत्र, भारतीय मिट्टी पर केवल ऊपरी परत, टॉप ड्रेसिंग है, ठीक है, जबकि यह मिट्टी मूलतः आलोक, चलिए मैं थोड़ा हिंदी में दिक्कत होता है, ठीक है। वी मस्ट रियलाइज दैट आवर पीपल हैव एट टू लर्न इट, मतलब हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लोग हैं, अभी भी उनको समझने की जरूरी है, ठीक है। ये जो डेमोक्रेसी है, ये लोगों की सबसे है ना, हमारे देश के सबसे टॉप एलिट के लिए डेमोक्रेसी है। अभी लोगों की जो ग्राउंड लेवल पे है, उनको अभी उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करना अभी बाकी है, ठीक है। इसे ही मान लीजिए हम प्रियम्बल में पढ़े थे, वर्ड्स वर्ड पढ़े थे, सोशलिस्ट पढ़े थे, सेकुलर पढ़े थे, सोवरेन पढ़े थे, डेमोक्रेटिक पढ़े थे, लिबर्टी पढ़े थे, पूरे डिटेल में पढ़ाया हूँ मैं। जस्टिस पढ़े थे, लिबर्टी पढ़े थे, इक्वलिटी पढ़े थे, फ्रेटर्निटी पढ़े थे, इंटीग्रिटी पढ़े थे, इसको पूरा मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ। केस लॉज पढ़े थे, कैसे इंटरप्रेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे आना है। फिर उसके बाद ये है कि एडेयरेंस टू द कोर वैल्यूज, मतलब जो कोर वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, प्रिंसिपल्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पिरिट है ना, उसको एडेयर करना, उसको फॉलो करना। केवल ये नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी को आप फॉलो करना, इसे नहीं बोलते हैं,
ठीक है? उससे बियॉन्ड जाकर उसके वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, स्पिरिट को फ़ॉलो करना ही हमारा क्या है? हमारा संवैधानिक नैतिकता है, ठीक है? उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल पब्लिक मोरालिटी, ठीक है? इसको आप पढ़िएगा। मतलब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब संवैधानिक नैतिकता मतलब कि है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। सोशल और पब्लिक मोरालिटी मतलब कि क्या फॉलो हुआ है। मान लीजिए हम राजा राम मोहन के राय के बारे में पढ़े हैं, जो हमारे सती प्रथा है, वो वहाँ पे जो सोशली वो मोरल था, एक पार्ट था, लोग उसके मतलब लिए एडॉप्ट कर चुके थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। अभी आप मान लीजिए सायरा बानो केस के बारे में आपको पता होगा, जहाँ पे 3 तलाक है। वहाँ पे मुस्लिम्स जो वुमेन्स हैं, वो उसके साथ एडॉप्ट कर चुकी है कि ठीक है 3 तलाक है, हमें ऐसा ही है और ऐसा ही होता है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये गलत है और वुमेन्स के डिग्निटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ, उसके लिबर्टी के खिलाफ है ये, ठीक है। तो उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उसने उसे 3 तलाक को उस सायरा बानो केस में खत्म किया, ठीक है। उसके बाद है सबरीमाला केस, जो वुमेन्स को हमारे साउथ में जो टेम्पल्स हैं, वहाँ पे वुमेन्स को ऐसी एंट्री बैन थी, ठीक है? तो सबरीमाला केस में वो सबको ठीक है, खत्म हुआ सबरीमाला केस। फिर उसके बाद एलजीबीटीक्यू जो कांसेप्ट आया, जो नवतेज सिंह जौहर केस को लिखिएगा, उसमें है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट बोला कि एलजीबीटी को जो आर्टिकल सॉरी सेक्शन 377 आई इंडियन इंडियन पिनल कोड के तहत जो सेम सेक्स है, यानी कि अगर 2 लड़के एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं या 2 लड़कियां एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, तो ये गलत है, उसे क्रिमिनलाइज किया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम है, इंडिविजुअल डिग्निटी, इंडिविजुअल लिबर्टी है, जो करना चाहते हैं वो करें, ठीक है ना? तो इसे ही बोलते हैं कि मतलब ठीक है, टेक्स्ट में तो लिखा है बट ऐसा थोड़े इवॉल्व हो रहे हैं। मान लीजिए पहले इन्वायरमेंट का कंसेप्ट नहीं था, बट एमसी मेहता केस सीरीज में इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये सब है, तो ये सब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। मान लीजिए पुट्टा स्वामी केस है, पुट्टा स्वामी में क्या है कि अभी पहले तो नहीं था, बट बोला कि जो प्राइवेसी एक राइट्स है, इसे रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है और राइट टू लाइफ है। मतलब राइट टू लाइफ केवल लाइफ नहीं है, लाइफ मतलब सब कुछ हो गया, ठीक है। अनुराधा बसीन केस में क्या हुआ, उसमें बोला गया था कि जो इंटरनेट की एक्सेस है वो हमारी राइट है, आप इंटरनेट ऐसे ही सस्पेंड नहीं कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन है, देखिए तो हो गया। यहाँ पे इंट्रो आप लिख लीजिएगा, इतना में इतना समझा दिया मैं। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन है। अब डायमेंशंस मैंने बताया ना, ये पढ़ना है, ओके। तो डायमेंशन क्या है इसका? डायमेंशन मतलब है कि उसको सैलेंट फीचर्स को बताओ, क्या है उसका। तो क्या है, रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, ना कि कोई अथॉरिटी या एक इंडिविजुअल, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, ऐसे थोड़े कि वो प्राइम हो जाएगा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिग्निटी है, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है। जैसे मैंने बोला ना, नवतेज सिंह जौहर केस वाला, कि इंडिविजुअल सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया था, ठीक है। उसके बाद यूथेनेसिया, अभी हर्षित राणा केस में आप देख सकते हैं, यूथेनेसिया को मान लीजिए लीगलाइज किया। क्या है, ये सब इवॉल्विंग डायनेमिक नेचर है, ठीक है। इंडिविजुअल डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी को उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटाइज, यानी कि प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड रिस्ट्रेंट। मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल जो भी इंटीग्रिटी है, मान लीजिए अभी हम केस आता है, जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल एजेंसी से, मान लीजिए ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, है ना, एनआई हो, मतलब एनआईए हो गई, ठीक है, जुडिशियरी हो गई, ठीक है। तो इनको है ना, इनको अपना एक मतलब मिसयूज हुआ जाता है, मान ली ईडी को, सीबीआई को, ठीक है। तो ये सब भी है। बाकी और सारे हमारे जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या है, लेजिस्लेचर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, जुडिशियरी हो गए। तो इनको है ना, इनको एक तो अपने आप में अपनी जुरिस्डिक्शन है, अपना एक मतलब होता है ना, कितना तक मैं अपना फैला सकता हूँ, ठीक है। मान लो जुडिशरी, जुडिशरी का काम है कि जो लॉ बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई गलत करता है उसको उसको पनिश करना और दूसरों को रिवॉर्ड करना, ठीक है। अब मान लीजिए जुडिशरी ही लॉ बनाने लगे, जुडिशरी बोले कि ऐसा है, तो वो तो गलत है ना। तो इसलिए बोलता है कि सेल्फ रेस्ट्रेंट, या खुद से अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है। और जो है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी का है, उसको भी रेस्पेक्ट करो। फेडरल बैलेंस है, आप हम मैं पढ़ाऊंगा अभी इसमें, जो एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2018 का केस था, उसमें बोला कि फेडरलिज्म इज जो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दोनों को, यूनियन को और जो स्टेट में जो टसल है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो ट्रांसफॉर्मेटिव है। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कि है कि एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, ये जो धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व होती है इसमें,
इसका काम है कि जो सोसाइटी है इसको इवॉल्व कराना, जो हमारा अभी अनइक्वल सोसाइटी है इस इगलिटेरियन सोसाइटी बनाना, इंडिविजुअल की राइट्स को, फ्रीडम को, डिग्निटी को, ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद प्लुरलिज्म, मान लीजिए हमारे यहाँ डाइवर्सिटी माना जाता है, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, वल्नरेबल सेक्शन, SC STs है, ठीक है। उसके बाद जो डाइवर्स लोगों का व्यू पॉइंट्स है उसे रेस्पेक्ट करना, ठीक है। जो गवर्नमेंट का आर्बिट्रेरीनेस है, टिरेनी है, जो मेजोरिटी का, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हिंदू है 80%, तो मैं भी हिंदू हूँ, बट ऐसे थोड़े कि हिंदू जो भी चाहेंगे वो करेंगे, माइनॉरिटीज को रहने नहीं देंगे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इनको राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बोलता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या प्रोविजंस है, तो आप है ना यहाँ पे जब लिखिएगा तो ये सब लिखिएगा डायमेंशंस में, फिर यहाँ पे आधा आइएगा तो फिर ऐसे लिखिएगा एंकर्स, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, संवैधानिक आधार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिखिएगा क्या है, प्रियम्बल है, प्रियम्बल में मैं पढ़ा चुका हूँ, फंडामेंटल राइट्स है, DPSP, सब आप एक एग्जैक्ट है ना पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ा चुका हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर अगला वीडियो में कर लेंगे, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर्स है, ये सब पार्ट है। क्या करते हैं, इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रमोट करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अब दूसरा सेक्शन में आ जाएंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सेक्शन में आ जाएंगे, ये बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो ओरिजिनल, मतलब ये है कि ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं या फोर फादर्स हैं, उनको है ना डोमेन में ही है, एक केवल केवल मेयर टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। जैसे मैंने बोला ना, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस दिल्ली ऑफ इंडिया, तो इसको है ना दूसरा वाला सेक्शन में इसको कवर करना है। उसके बाद सबरीमाला केस है, जो ट्रेडिशनल रिलीजन एक्सक्लूजन से वुमेन्स को, उसको है उसको किया। उसके बाद नवतेज सिंह जोहर जो है LGBTQ को जो आर्टिकल 370 से IPC के अकॉर्डिंग जो क्रिमिनलाइज किया गया था, उसको डीक्रिमिनलाइज किया कि नहीं, सेम सेक्स मैरिज सही है। उसके बाद है जस्टिस पूटा स्वामी केस है ना, इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग पढ़िएगा। अब इसका क्या है कि डेमोक्रेसी में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये है ना मेजोरिटेरियन जो है, मान लीजिए मेजोरिटरी है, गवर्नमेंट के स्टेट की आर्बिट्रेरीनेस है, उसके अगेंस्ट ये हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करता है, लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, वेलफेयर स्टेट बनाने में मदद करता है, ठीक है। जुडिशियरी को, लॉज को इंटरप्रेट करने में मदद करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस है, मान लीजिए है ना, थोड़े पुलिस आगे थोड़ा आपको उठा ले सकती है, वो है। उसके बाद सोशल रिफॉर्म में मदद करता है, ठीक है। मान लीजिए ट्रिपल ट्रैक है, कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन्स हैं, मतलब पहले अनटचेबिलिटी था ना, मान लीजिए हम वर्ण प्रथा पढ़े हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल हार्मनी को प्रमोट करता है, ठीक है। मान लीजिए आर्टिकल 50 है ना DPSP में, तो इंस्टीट्यूशनल हार्मनी को प्रमोट करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब पढ़िएगा। उसके बाद चैलेंजेस है, चैलेंजेस क्या है, सब्जेक्टिविटी एंड लैक ऑफ टेक्सचुअल। अब इसको हमारा पार्ट उससे है ना, पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है, जुडिशियल आएगा, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अभी देखिए आप बोल रहे थे ना, बहुत लोग बोलते हैं 6 पेज, अब की चैलेंजेस लिखिएगा, स्टैंडर्ड लिखिएगा, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखिएगा, कंक्लूजन लिखिएगा, तो इतना हो जाएगा। बट गाइस टाइम नहीं मिलता, इसलिए मेरा हमेशा सजेशन रहता है, ट्राई कीजिए कि 5 पेज में अच्छा कंटेंट हो, और सब कंटेंट को केवल पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए। पॉइंट फॉर्मेट में आपका कंटेंट भी वहाँ पे हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, और दूसरा कंटेंट को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं देखिए चैलेंजेस क्या है, वही सब्जेक्टिविटी है, मतलब क्या है कि ये सब्जेक्टिव है, मतलब कहीं अगर लिखा नहीं हो, बोला जाए कि आपको दिल्ली जाना है, तो आप कहीं भी तरह से किसी भी रास्ते से जा सकते हो, कहीं आपके साथ गलत हो सकता है, ट्रेन से भी जा सकते हो, लेकिन आपको टेक्सचुअल अगर डिफिनेशन हो, कैसा हो कि मान लीजिए ऐसा लिखा गया कि मान लीजिए आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो लिखा गया है ना, बट राइट टू प्राइवेसी तो कहीं लिखा गया नहीं है। मान लीजिए यूसीसी है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उसी समय जो अम्बेडकर जी बोलते थे, इसको सपोर्ट भी करते थे, अगर उसी समय ला दिया होता, तो आजकल इतना तो डिबेट होता नहीं, है ना, डायरेक्ट वहाँ पे इन्फोर्स होता। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव है, हर सब्जेक्टिविटी मतलब होता है कि हर कोई इसको दूसरे मतलब डिफरेंट एंगल से इसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। अब इसके बाद जुडिशियल ओवररीच, मान लीजिए जुडिशरी क्या कब कभी करती है, मान लीजिए जजमेंट है, मान लीजिए लॉ बनाना, नियम बनाना, ये पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेचर्स का काम है, पर जुडिशरी कभी उनके डोमेन में इंटरफेयर करती है, एंड पॉलिसीज खुद से बना लेती है कि इस तरह पॉलिसीज बनाओ, इस तरह करो। अब बहुत सारे अगर न्यूज पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे आते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस तरह पॉलिसीज लाओ, इस तरह करो, तो ये काइंड ऑफ जुडिशियल ओवर रीच है, ठीक है। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म पॉजिटिव पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, बट जुडिशियल ओवररीच एक नेगेटिव कंसेप्ट है, ओके। उसके बाद जो सेपरेशन ऑफ पावर है, मान लीजिए जुडिशरी उनके डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में इंट्रूड कर रही है,
तो ये काइंड ऑफ जुडिशियल ओवररीच है और सेपरेशन ऑफ पावर्स का इरोजन, ठीक है। उसके बाद है कि हम जैसे अभी इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी हमारे पास मॉडर्न सोसाइटीज आ रहा है, हमारे ड्रेसिंग सेंसेस चेंज हो रही है, हमारे वुमेन्स एम्पावरमेंट हो रहा है, तो महिलाएं घर से बाहर जा रही है, बट इसके साथ साथ हमें, मान लीजिए मैं वुमेन्स को एग्जांपल देता हूँ, महिलाएं घर से बाहर आ रही है, बट उनको घर पे सोशल एस्टिग्मा फेस करना पड़ता है। उनके घर वाले मतलब दूसरे ताने होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे डीप रूटेड कस्टम्स हैं, है ना? उसको है मान लीजिए कस्टम्स है, सोशल स्टिग्मा है, ठीक है? वो सब हो गया। फिर उसके बाद जो मॉडर्न इवॉल्विंग सोसाइटी है, डायनामिक कल्चर्स हैं, जियोपॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हुए, उसके है ना दोनों में कंट्राडिक्ट है। एंड जैसे उसको है ना उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? मान लीजिए सबरीमाला का आउटकम हुआ। एक तरफ तो एक मान लीजिए जो फुल मतलब लाखों है ना वुमेन भी अडॉप्ट कर चुकी है। अगर वुमेन्स को सिंदूर लगाना होता है, तो सबसे पहले अगर वुमेन्स को बोलिएगा तो सबसे पहले वही आपसे लड़ाई करेगी। नहीं मैं सिंदूर नहीं क्यों लगाऊँ, क्यों हटाऊँ? है ना? तो ये है कि डीप रूटेड कस्टम्स हैं। तो इसको चैलेंज करने के लिए बहुत टाइम लगता है और धीरे-धीरे खत्म होता है, ठीक है? मेजर्स टू स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसको है ना कि मतलब एक तो पहले स्टार्टिंग से ही बच्चों को सिखाओ, क्योंकि मान लो जो बच्चे स्टार्टिंग से सीखते आएँगे, तो उनको बाद में है ना उसको अडैप्ट करने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है? इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन से मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मान लीजिए इससे क्या है कि पॉलिटिकल जो डायमेंशन्स हैं, ये मतलब स्ट्रॉन्ग होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ होगा, है ना? आर्टिकल 325 में क्या है, इलेक्टोरल रोल है, वो मतलब सही उसमें फेयरनेस आएगी, जुडिशियरी होगी, कैग होगी, मान लीजिए कैग ऑडिट करेगी, ठीक है? 148 से, है ना? ठीक है? जुडिशियरी है, उस इस एथिकल पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, ठीक है? जो पॉलिटिकल विल होगी अच्छी वेलफेयर के लिए, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए, भारत के लिए, ठीक है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस होगी, ये सब आप पढ़िएगा, ठीक है? हो गया? अब है कि बट इसके साथ चैलेंजेस में लिख सकते हैं कि जो है ना नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड के अकॉर्डिंग ओवर 5 करोड़ केसेस जो हैं पेंडिंग हैं, ठीक है? ये बोलता है कि जस्टिस को मतलब ये है ना हमारा क्या एक राइट है कि हमारी जस्टिस मिले। जस्टिस में इतना ज़्यादा पेंडिंग है, बैकलॉग सामान जब अगर आप किसी के पास केस करते हो, 2 महीने के बाद उसकी सुनवाई होती है। तब तक वो जो गुस्सा होता है वो खत्म हो जाता है, फिर आप अपने काम में लग जाते हो। फिर वो ना चलो ठीक है मुझे पीट दिया, मेरी मम्मी को गाली दे दिया, इसको कर दिया, चलो ठीक है जाने देता हूँ, ठीक है? ऐसे होता है। तो ये कि इसे है ना जो रियलाइज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, ये खत्म हो जाता है। बाकी मोराल को इसको है ना कैसे याद करना है, इसको मैंने ट्रिक बता दिया हूँ, वे फॉरवर्ड है, ठीक है? तो गाइस समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है वही वे फॉरवर्ड लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। गाइस लुक अगर समझ नहीं है तो फिर से वीडियो देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए एंड लिखने का ट्राई कीजिए। सारा है ना जिसका सारा पॉइंट मैंने है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ वे फॉरवर्ड कैसे लिखना है, ठीक है? स्ट्रेंथन करने के लिए और क्या है, चैलेंजेस क्या है, सारा चीज़ मेंशन है, ठीक है? ठीक है? कंफर्टेबल? ओके। बाकी गाइस लुक मुझे ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं अगर अच्छा पढ़ाऊँगा, धीरे-धीरे इवॉल्व होऊँगा तो जो बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है? बाकी गाइस जो जिनको नहीं पता है, तो अ, ओके, ठीक है? तो गाइस हम लोगों ने अभी हमारे पास चलिए मैं वो साइड डिलीट हो चुका है। तो हमारे पास अभी टाइम है, कितना टाइम है? अभी हमारे पास 2 महीना लगभग टाइम है सॉरी प्रीलिम्स के लिए। तो हमारे पास जितना टाइम्स हुआ है उसके लिए मैंने एक कर्तव्य इनिशिएटिव लॉन्च किया हूँ, जिसमें हम लोग मेंस के लिए आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है? अब मेंस के लिए आंसर राइटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, ठीक है? बाकी इसका टेलीग्राम तो अभी तो पीडीएफ डिलीट हो चुका है, शायद मैं ही अभी डिलीट कर दिया। तो उसका जो है ना इसका जो है ना आप ग्रुप सॉरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, उसमें आप जॉइन कर लीजिए, ठीक है? ओके, धन्यवाद।